हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के बारे में चर्चा करेंगे या मौलिक अधिकार के बारे में आज की क्लास में चर्चा की जाएगी। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल राइट है क्या या मूल अधिकार है क्या। इसके बाद जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान में हम देखेंगे कि इसका उल्लेख किया गया है पार्ट 3 में, भाग 3 या पार्ट 3 में मौलिक अधिकार को का मेंशन किया गया है। और इससे जो रिलेटेड आर्टिकल है वह प्रमुख आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक। तो जो प्रमुख आर्टिकल है संविधान या मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम जो फंडामेंटल राइट के प्रकार हैं, इसमें हम क्या करेंगे, मौलिक अधिकार के जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में उल्लेख है, इसके बारे में देखेंगे। लास्ट में हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट के विशेषता क्या, फीचर्स क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि मूल अधिकार है क्या या फंडामेंटल राइट है क्या, जिसे भारत का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको हम समझेंगे कि फंडामेंटल राइट है क्या। मूल अधिकार की बात की जाए तो मूल अधिकार क्या है, नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है या पर्सन को कुछ बेसिक राइट्स अधिकार प्राप्त है, और यह किसके द्वारा दिया गया है, संविधान द्वारा। संविधान में नागरिकों के लिए कुछ अधिकार का उल्लेख किया गया है, अधिकारों की गारंटी दी गई है। अब यहाँ पर संविधान में कुछ राइट या अधिकार दिए गए हैं पर्सन को। यदि अधिकार दिया गया है तो यह किसके खिलाफ दिया गया है, स्टेट के खिलाफ। यह अधिकार राज्य के खिलाफ दिया गया है। तो इन अधिकारों का राज्य द्वारा दमन ना किया जाए, इसके लिए संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है। संविधान में इसको लिख दिया गया है, उल्लेख कर दिया गया है कि बेसिक राइट या पर्सन के अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार का उल्लेख संविधान में कर दिया गया है। और यदि इनका उल्लंघन होता है तो उसके लिए संरक्षक के रूप में कौन है, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका है संरक्षक के रूप में कार्य करेगी। तो पर्सन को कुछ अधिकार, नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि उसका उल्लेख संविधान में, संविधान द्वारा गारंटी उसकी दी गई है। और उसके लिए क्या है कि स्टेट उसका दमन ना कर सके, इसलिए उसकी गारंटी दी गई है संविधान में नागरिकों को। उसे कहा जाता है, अधिकारों की गारंटी दी गई, उसे कहा जाता है फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में पार्ट 3 में कुछ अधिकारों का उल्लेख किया गया है नागरिकों के लिए, उसकी गारंटी दी गई है। और वह अधिकार किसके खिलाफ है, स्टेट के खिलाफ। आगे हम देखेंगे स्टेट की का अर्थ क्या होता है, स्टेट की परिभाषा क्या है। पार्ट 3 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा क्या है, इससे संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12 में हम देखेंगे राज्य किसे कहा जाता है, राज्य की परिभाषा क्या है। बात की जाए मूल अधिकार के प्रकार की, तो भारत में वर्तमान में 6 प्रकार के या 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं, जिसमें पहला है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 23-24 में। और चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 29 से 30 तक है। और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 32 में। तो कुल मिला के 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट का उल्लेख है। तो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट का उल्लेख संविधान में है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कौन सा मौलिक अधिकार या कौन सा फंडामेंटल राइट बाहर कर दिया गया। तो वह
है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को, जो कि एक क्या था, फंडामेंटल राइट था या मूल अधिकार था, उसको बाहर कर दिया गया। कब किया गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब इसको कहाँ रखा गया है? इसको भाग 12 के आर्टिकल 300A में इसको रखा गया है। अब इसे क्या है, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कुछ आर्टिकल देखा जाए केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशी नागरिकों। तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, केवल वह अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30। यह सब क्या केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो यह अधिकार क्या है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 क्या है, केवल विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। अब हम आर्टिकल 12 के बारे में समझेंगे, जिसमें दिया गया है राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा क्या है, आर्टिकल 12 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 12 क्या कहता है कि जो संविधान का पार्ट 3 है या भाग 3 है, उसमें राज्य शब्द, यहाँ हमने देखा कि जो भी फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं पर्सन को या नागरिकों को, जो अधिकार प्राप्त हैं, वह किसके खिलाफ मिला है? इनको राज्य के खिलाफ वह अधिकार प्राप्त, राज्य उसका दमन ना करे, इसके लिए गारंटी संविधान में दे दी गई है। संविधान में इस बात की गारंटी है कि इन अधिकारों का उल्लंघन राज्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पार्ट 3 में राज्य की परिभाषा क्या होगी, राज्य के अंतर्गत कौन कौन से निकाय शामिल होंगे, उसका उल्लेख है आर्टिकल 12 में। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो आर्टिकल 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अब राज्य के अंतर्गत कौन कौन संस्थाएं शामिल होंगी? एक तो भारत सरकार और जो संसद है, भारत सरकार और संसद, अर्थात जो केंद्र सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग है। विधायी अंग में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, और कार्यकारी अंग, यह किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें और जो विधायिका होती है, अर्थात सरकार, राज्य सरकार और कार्यकारी और विधायी अंग जो होते हैं, वह भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है जो लोकल बॉडी होती हैं या लोकल गवर्नमेंट होती हैं, जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम, यह सब भी क्या है, सभी तो स्थानीय प्राधिकरण, अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट आदि भी किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य सभी प्राधिकरण, अर्थात जो सांविधिक और गैर सांविधिक प्राधिकरण है, जैसे LIC, ONGC, सेल। तो यहाँ जो निकाय की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार परिभाषित किया गया है। निकाय के अंतर्गत यदि कोई निकाय जिसमें क्या है, सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता मिल रही है, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कोई निकाय है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के। यदि कोई निकाय जो सार्वजनिक महत्व का है, सार्वजनिक महत्व का है, वह भी किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के, जैसे सेल, ONGC। इसके अलावा यदि किसी निकाय पर राज्य का एकाधिकार है, वह भी किसके अंतर्गत आएगा? राज्य शब्द के अंतर्गत आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार परिभाषित किया गया है कि राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन संस्थाएं या निकाय शामिल होंगे। या जो राज्य की परिभाषा दी गई है, केवल किसके लिए दी गई? पार्ट 3 में जो राज्य शब्द है उसके लिए परिभाषा है। तो हमने आर्टिकल 12 के बारे में समझा, आर्टिकल 12 में जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब हम आर्टिकल 14 के बारे में समझेंगे, 13 के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम जो फंडामेंटल, अगले नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल राइट के जो प्रकार हैं, टाइप्स हैं, उनसे संबंधित जो आर्टिकल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। आर्टिकल 13 में कुल मिला के 4 क्लास हैं, सब क्लास हैं, 1, 2, 3 और 4। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि न्यायपालिका को
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 13 न्यायपालिका को। अब आर्टिकल 13 में क्या है, जो पहला पार्ट है, इसमें लिखा गया कि यदि संविधान लागू होने से पूर्व विधियां, यदि संविधान जब लागू हुआ, संविधान लागू होने के पहले क्या है, यदि कोई विधि संविधान लागू होने के पूर्व विधि यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है या मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है, यहाँ पर संविधान पूर्व विधियां, तो पहला भाग क्या कहता है कि 13(1) क्या कहता है कि संविधान पूर्व विधियां यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही हैं तो वह क्या होगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, जिस पर क्या लगेगा, आच्छादन का सिद्धांत लागू होगा। आच्छादन का सिद्धांत क्या है कि यदि संविधान पूर्व कोई विधि है जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो उस पर क्या होगा, मौलिक अधिकार का ग्रहण लग जाएगा। लेकिन यदि आगे चलकर भविष्य में वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रही है तो वह क्या होगा, वह ग्रहण हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आच्छादन का सिद्धांत लगेगा। इसके बाद दूसरा क्या कहता है कि हमने देखा संविधान पूर्व विधियां, संविधान निर्माण होने से पूर्व विधियां यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही हैं तो उसे क्या है, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो संविधान के बाद यदि कोई विधि, दूसरे में क्या है, संविधान के बाद कोई विधि यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो उसको क्या है, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ हमने देखा कि संविधान लागू होने से पूर्व विधियां पार्ट 1 में है, 2 में है, 13(2) में क्या है कि संविधान लागू होने के पश्चात कोई विधि है यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है तो उसको क्या है, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब 13(3) क्या कहता है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल होंगे। 13(3) में क्या है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल होंगे, जैसे यदि कोई अध्यादेश है, अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम या जो रूढ़ियां हैं या परंपराएं हैं, यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं तो उनको क्या है, शून्य घोषित कर। तो विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल होगा, इस बात का उल्लेख है 13 सब क्लास 3 में। तो विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, अध्यादेश, कोई आदेश है, कोई नियम है या उपनियम है, रूढ़ियां या परंपराएं भी क्या है इसमें शामिल है विधि में। अब और आर्टिकल 13(4) क्या कहता है, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमने देखा कि यदि कोई विधि या संविधान पूर्व है या संविधान निर्माण के बाद यदि कोई विधि क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो विधि, संविधान बाद यदि कोई विधि है जिसमें विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, विधायिका द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है या संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है। अब विधि में 2 प्रकार की विधियां होती हैं, एक सामान्य विधि होती है और एक 368 के द्वारा संशोधन, 368 में लिखित संशोधन के माध्यम से विशेष बहुमत द्वारा एक विधि बनाई जाती है। तो यहाँ क्योंकि जब हम 13(3) पढ़ रहे थे उसमें संशोधन शब्द ने, विधि के अंतर्गत संशोधन शब्द नहीं लिखा गया, संविधान संशोधन विधि है कि नहीं है। तो यहाँ प्रश्न उठा कि क्या यदि संविधान संशोधन किया जा रहा है वह भी विधि के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। और पहली बार प्रश्न उठा 1951 में, वह मामला था शंकरी प्रसाद भारत संघ बनाम भारत संघ में। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में पहली बार मामला उठा कि संविधान संशोधन जो 368 के तहत किया जा रहा है वह विधि है कि नहीं है। और इस मामले में क्या हुआ, जो न्यायपालिका का फैसला आया कि यह भी क्या है, विधि नहीं है। संविधान संशोधन क्या है, 368 के तहत यदि संशोधन किया जा रहा है वह विधि के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर दोबारा मैटर उठाया, मामला उठा 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान में यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया
कि विधि के अंतर्गत 368 के तहत किया गया संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं शामिल। तो यहाँ भी क्या है, संविधान संशोधन क्या है, विधि नहीं है। लेकिन तो 1951 से लेकर 1965 तक क्या रहा कि 368 के अंतर्गत कोई संशोधन किया जा रहा है तो वह विधि की परिभाषा के अंतर्गत या विधि के अंतर्गत नहीं शामिल होगा। लेकिन इस फैसले को बदला गया 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और इसमें कहा गया कि 368 के अंतर्गत जो संशोधन किया जा रहा है, 368 द्वारा जो संशोधन किया जा रहा है संविधान में, वह भी क्या है, विधि है। तो पूर्व जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का 1965 तक, उसको बदल दिया जाता है और 368 के द्वारा, अब कहा गया कि 368 के द्वारा जो संशोधन है वह भी विधि के अंतर्गत आएगा। तब 1967 में जब यह विधि मान लिया गया तो 24वां संविधान संशोधन किया जाता है। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा फोर्थ एक क्लास जोड़ा जाता है, 13 फोर्थ जोड़ा जाता है, और इसमें कहा गया कि यदि 368 के द्वारा कोई भी संशोधन है तो वह 13 में लिखित जो प्रावधान, वह 13 की कोई भी बात क्या है, 13 की में लिखित कोई बात 368 पर, संविधान संशोधन 368 पर लागू नहीं होगी। तो यह जोड़ा गया 24वें संविधान संशोधन द्वारा, अर्थात यदि संविधान संशोधन किया जा रहा है तो 13 की कोई बात इस पर लागू नहीं होगी। फिर मामला उठा केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती बनाम केरल, और इसमें कहा गया कि संसद क्या कर सकती है, फंडामेंटल या मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर केशवानंद भारती वाद में क्या किया गया, मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन जो मूल संरचना है, संविधान की मूल संरचना है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। और मूल संरचना कौन सी मूल संरचना के अंतर्गत आता है, कौन मूल संरचना के अंतर्गत नहीं आता, वह निर्धारित समय समय पर कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। तो समय समय पर कौन करेगा, न्यायपालिका या निर्धारित करेगी कि कौन मूल संरचना के अंतर्गत आता है। तो अब क्या है कि सरकार या संसद 368 के तहत संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकार में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। तो आज हमने मौलिक अधिकार के बारे में जाना, फिर हमने आर्टिकल 12 के बारे में समझा, इसके बाद आर्टिकल 13 के बारे में समझा। तो इसके बाद हमने 13 और आर्टिकल 13 और 368 में संबंध क्या है इसके बारे में देखा। तो अगली क्लास में हम मौलिक अधिकार के जो प्रकार हैं इनको हम विस्तार से, जो अनुच्छेद दिया गया है उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो जो पहला है समानता का अधिकार, तो बारी बारी से हम इसका अध्ययन करेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त की जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद।